आज हम जो हमारी चर्चा चल रही है थिंकिंग एंड डेस्टिनी, उस पर हमने कुछ कल जानने की कोशिश की थी कि विचार के साथ हमारे भाग्य का क्या संबंध है और विचार किस तरीके से हमारे डेस्टिनी को प्रभावित करते हैं, हम बदल सकते हैं। तो जो भाग्य या प्रारब्ध जो भी जिसको हम बोलते हैं, उसको विचारों से किस तरह से हम बदल सकते हैं, ये हमारा चर्चा चल रही है। कोई एक अनम्यूट हुए हैं, सुनीता जी। तो और भी कोई बागेश्वरी जी और अजय ठाकुर जी। नहीं, ये तो ठीक है। शारदा जी, ठीक। तो आज हम देखेंगे फिजिकल डेस्टिनी, यानी जो भौतिक शरीर हमको मिलता है उसका भी अपना एक स्क्रिप्ट होता है। शरीर हमारा किस तरीके से हमें मिला है, किस घर में मिला, कौन माता पिता है, किस देश में मिला, किन परिस्थितियों में वो जन्म हमारा हुआ, ये जितना भी कुछ हमें मिलता है ये हमारी फिजिकल डेस्टिनी है। यानी शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर बहुत से लोगों को जन्म के साथ ही कोई समस्या होती है। किसी को आंखें नहीं होती हैं, किसी को सुनने की कोई प्रॉब्लम बाई बर्थ होती है, किसी को कोई शरीर के अंदर कोई ऐसी बीमारी होती बाई बर्थ होती है। तो ये सारी हमारी फिजिकल रियलिटीज हैं, फिजिकल डेस्टिनीज हैं। पीछे का जो हमारा कैरी फॉरवर्ड है, जो हम बाहर से पीछे से लेकर आ रहे हैं, उसने हमारे ये शरीर को, फिजिकल बॉडी को किस तरीके से प्रभावित किया है। तो जो विचार थे हमारे, जो हमने पहले जिन विचारों के आधार पर अपने जीवन को जिया था, उन विचारों ने हमारी फिजिकल डेस्टिनी को प्रभावित किया। यानी ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से अगर नेत्रहीन है, अगर उसको ब्लाइंड है, तो वो कोई बाय द वे है या ऐसा हो गया अचानक, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे पूरा एक कारण है, उसके पीछे उनके विचारों के, और जिन विचारों से उनने वो जीवन जिया, और उन विचारों से उन्होंने किसी के साथ कुछ ऐसा किया कि उस दूसरे व्यक्ति के आंखों को कोई तकलीफ हुई, कुछ इस तरह का कारण बनता है शरीर के अंदर जो भी कमियां रहती हैं। तो ये हमारी फिजिकल डेस्टिनी को, हमारे जो विचार हैं, विचार ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। हमारा हर विचार कोई एक एक्टिविटी करने के लिए हमको प्रेरित करता है। तो विचार, जैसा कि हमने देखा, विध्वंसक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं और चमत्कारिक हो सकते हैं। तो ये जो विचारों की जो श्रेणियां हैं, यही विचारों की श्रेणियां हमारे जीवन की स्क्रिप्ट को लिखते हैं। फिर जब एक नया जीवन जब हमको मिलता है, तो वहां उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से, जैसे एक ब्लूप्रिंट बनता है किसी मकान को बनाने के लिए, तो ये जो शरीर है, ये जो जिस फॉर्म में हम इसको देख रहे हैं, ये एक मकान की तरह है, ये एक बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया गया है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी हर चीज एक ब्लूप्रिंट पहले बनता है। और वो ब्लूप्रिंट जब बन जाता है, फिर उसके हिसाब से वो बिल्डिंग बनती है। और वो ब्लूप्रिंट हम खुद बनाते हैं।
वो ब्लूप्रिंट हमारा अपना जो कार्मिक अकाउंट है वो बनता है। जिसके साथ हमने जैसा किया है वो एक्चुअली हमने उसके साथ नहीं किया, खुद अपने साथ किया है। हम सभी लोग एक ही चेतना के अंश हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। और यही एक बात जानने के लिए, वही एक्सपीरियंस लेने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं कि जो हमने दिया वो हमने किसी और को नहीं, अगर हमने किसी के लिए अच्छा किया तो वो हमारा इस जीवन का जब स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, जब ब्लूप्रिंट तैयार होगा, उसमें हमारे वो परिस्थितियां उसी तरीके से होंगी। तो हम अपने अनुभव को लेने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए, उसके अनुभवों को संपूर्ण करने के लिए, यानी कॉन्शियसनेस क्या चाहती है, कॉन्शियसनेस चाहती है कि पूरी तरह से वो अनुभव मिले और जो उसने गलतियां की हैं उनको वो सुधारे। तो इसलिए एक प्लान बनाती है सोल जो है, वो एक प्लान बनाती है। उस प्लान के अंदर वो चीजें सेलेक्ट करती है जहां से उसको उन अनुभवों को लेने का अवसर मिलेगा और उन गलतियों को ठीक करने का अवसर मिलेगा जो कि उसने पहले करी हैं, उनको ठीक करने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए हमारा जो फिजिकल डेस्टिनी है, वो फिजिकल डेस्टिनी का मतलब जो फिजिकल फॉर्म में हम इस वक्त हैं उसमें हमारी कैसी अपीयरेंस है, कैसा हमारा घर है, किस माता पिता के साथ हम रहे हैं, बचपन में क्या घटनाएं हमारे साथ, वो सारा का सारा जो फिजिकल डेस्टिनी है वो हमारी पीछे से, हमारे कार्मिक अकाउंट से निकल कर आती है। हम खुद वो तय करते हैं और फिर जब वो अपना प्लान बना लेते हैं, अपना सेलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, अपने आप को वो अनुभव देना है। क्योंकि ये अर्थ प्लैनेट जो है ये एक स्कूल की तरह है और हर सोल यहाँ एक स्टूडेंट की तरह है। तो जैसे स्टूडेंट स्कूल जाता है शिक्षा के लिए, अपनी इवोल्यूशन के लिए, आगे आगे उसकी क्लासेस जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वो एक हायर क्लासेस में ऊपर बढ़ता जाता है, उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है। वही स्थिति हमारी इस अर्थ प्लेनेट पे है। हमारी सोल यहाँ एक स्टूडेंट की तरह आती है और एक एक करके उन अनुभवों को लेती जाती है। तो हमारा जो पूरा संपूर्णता में हम क्या है, डूअर, थिंकर और नोअर, तीन पार्ट होते हैं हमारे। डूअर यानी कर्ता, वो कर्ता यहाँ आता है, और थिंकर और नोअर पार्ट वो ऊपर रहता है। तो उसको हम ये कहेंगे कि वहीं तक उसकी पूर्णता के लिए ये कर्ता जो डूअर है वो यहाँ आकर उस थिंकर और नोअर को, जानने वाला और सोचने वाला, तो जानने वाला और सोचने वाला वो यहाँ नहीं आता। सिर्फ एक पार्ट आता है डूअर पार्ट, यानी कर्ता का, कर्ता पार्ट यहाँ आता है और वो फिर यहाँ कर्म करता है, क्रिया करता है, कर्म करता है। और वो कर्म उसके गाइडेड होते हैं बाय उसके पिछले थॉट्स के साथ, जो स्क्रिप्ट वो लिख कर लेकर आया है, पीछे से लेकर आया है, जो उसने सेलेक्ट किया है। तो जो भी सिचुएशंस यहाँ उसको मिलती हैं, अगर उसमें उसने अफसोस किया, अगर उसने उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, तो समझिए कि वो उन अनुभवों को स्वीकार नहीं कर रहा जिनको लेने के लिए उसने यहाँ आने का निर्णय किया कि मैं एक शरीर को धारण करूंगा और मेरे ये जो लेसन्स रह गए हैं इनको मैं जाकर वहां सीखूंगा। तो जो कुछ भी उसके थॉट्स थे पिछले इनकारनेशन में, जो भी उसके थॉट्स थे, उन थॉट्स ने इस जीवन को तैयार किया। जैसा जैसा सब
उसने वहां किया था, तो हम अपने पास्ट के बैगेज को साथ लेके घूमते हैं, पास्ट का बैगेज। आज ये जो जन्म हमारा चल रहा है, इसका भी बैगेज तैयार हो रहा है, और इसको भी हम लेकर फिर आगे चले जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर एक नया जन्म मिलेगा, और फिर इस जन्म का यानी क्रियमाण कर्म, संचित कर्म जो बैग ऑलरेडी है, क्रियमाण कर्म यानी जो इस जन्म में करेंगे वो उस बैग में चले जाएंगे, वो बैग और बड़ा हो जाएगा, उस बैग को कैरी करके हम आगे जाएंगे। तो आगे जाने से पहले हमारे प्रारब्ध कर्म होंगे, यानी उस बैग में से कुछ सामान निकाल लिया जाएगा, और वो हमारे डेस्टिनी के नाम से हमको अगला जन्म मिलेगा। तो उस प्रारब्ध के अंदर ही, प्रारब्ध या भाग्य ये जो हम बोलते हैं, वही चीज है डेस्टिनी। तो वो डेस्टिनी कैसे बनेगी? वो हमारे जो कार्मिक अकाउंट है उसके अंदर से, वो हम सोल खुद तय करती है कि मेरे ये जो गलतियां हुई या मेरे ये जो अनुभव थे, इनको मैं ठीक करना चाहता हूँ। किसी के साथ कुछ बुरा किया तो मैं उसको ठीक करना चाहूँ, तो उसको परिस्थितियां वैसी विपरीत परिस्थितियां मिलेंगी जैसी उसने पहले पीछे किसी दूसरे के साथ की है, कुछ बुरा किया है। लेकिन जब वो यहाँ आती है सोल, तो वो धीरे धीरे उसको भूलने लगती है। बच्चा जब छोटा होता है तो 3 साल की उम्र तक उसको अपनी पिछली स्मृतियां रहती हैं, वो किस लिए यहाँ आया है, क्या कारण है। लेकिन फिर वो इस संसार के लोगों से जुड़ जाता है, इस संसार के संबंधों से वो एक हो जाता है, अपने माता पिता के साथ मोह हो जाता है, इस संसार के साथ मोह हो जाता है। और फिर वो इस संसार की शिक्षाएं जो ले रहा है, जो करंट में जो उसको ज्ञान मिलता है, वो उसको रियल समझ लेता है, और जो वो लेकर आया है, जो प्लान उसका था, उस प्लान को एक तरफ रख देता है, और जो उसको यहाँ सिखाया जा रहा है वो उसको सीख लेता है। यहां पर उसको सिखाया जाता है कि हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट में रहना है। उसको ये शिक्षा दी जाती है कि अपने जीवन को समृद्ध बनाना है, सुखी बनाना है, कंफर्ट में रहना है, पैसा कमाना है। तो इस तरह की जो बातों से जब वो नई शिक्षा उसको मिल जाती है, तो पिछला जो उसका प्लान जो था, सोल प्लान, उससे वो डेविएट होने लगता है, उससे वो दूर जाने लगता है। यानी उसका निर्धारित मार्ग ये था, और वो इधर जाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इस संसार की जो परिस्थितियां, सराउंडिंग्स हैं, जो उसके रिलेशंस हैं, जो उसकी परिवार की जो उसके परिवार का वातावरण है, वो शिक्षाएं सारी वो लेकर और वो अपने जीवन को चलाने लगता है। तो यहाँ पर फिर वो उन जिस काम के लिए आया था, जिस शिक्षा को लेने के लिए वो आया था, उसको उसने नहीं लिया। अब वो यहाँ पर क्या करता है कि जो भी उसको डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, उनके प्रति वो शिकायत करने लगता है। ये उसको अगर कोई चीज नहीं मिली तो उसकी शिकायत करने लगता है। अगर उसको जीवन में कोई कमी है, धन की कमी है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, उसके माता पिता का व्यवहार ठीक नहीं है, जो भी है, उस सब की वो शिकायतें करने लगता है। जबकि ये सारा उस प्लान के अंदर है। कोई भी चीज बिना किसी कारण के जीवन में नहीं है। कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में आता है और वो कोई ऐसी घटना आपके साथ करके जाता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये ऑलरेडी आपके प्लान में था। बिना कारण के कोई भी आपके जीवन में आकर आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। और अगर कोई व्यक्ति आके आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, बहुत अच्छा कुछ आपको मिलता है उससे, तो वो आपने पहले किया हुआ है, कुछ अच्छा किसी के लिए आपने किया हुआ है, इसलिए वो व्यक्ति एक निमित्त बन गया और आके आपको वो चीज दी। यानी इस जीवन में जो हमारा करंट जीवन चल रहा है, इसमें हम जो कुछ भी किसी को दे रहे हैं, वो किसी और को नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हैं।
अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, कोई मदद कर रहे हैं, तो हम किसी और की नहीं कर रहे, अपनी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा हमारी स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, और ये हमारे जो नया जन्म होता है उसके अंदर फिर ऐसी की ऐसी परिस्थितियां हमारे को मिलने वाली हैं। अगर हमने किसी का कोई भी कुछ ले लिया, अनऑथराइज्ड पैसा ले लिया, या कुछ किसी को इमोशनली हर्ट कर दिया, या जो ड्यूटी थी हमारी वो नहीं पूरी करी, तो वो एज इट इज हमको बाद में हमारे अगले जीवन में वो लर्निंग, वो शिक्षा के लिए वो परिस्थितियां आएंगी। अगर हमने उनको स्वीकार कर लिया बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी दुख के, कि ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, मैं क्यों ऐसी परिस्थितियों में गिर रहा हूं, क्योंकि वो आपने खुद रची हैं, आपकी ही रचनाएं हैं। तो इसलिए ये जो फिजिकल डेस्टिनी हमारी बनती है, वो हमारे पिछले जीवन के विचारों से ही तैयार होती है। तो हमारे जीवन में दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक होती है फीलिंग और एक होती है डिजायर। फीलिंग जो है, इसका रूप होता है फीमेल, और डिजायर का रूप होता है मेल। तो हमारे शरीर को जैसे हम कहते हैं कि बायां अंग और दायां अंग, दायां अंग माना जाता है पुरुष, और बायां अंग स्त्री माना जाता है। तो अर्धनारीश्वर की जो कल्पना की गई है कि एक पुरुष के, एक व्यक्ति के अंदर दोनों ही रहते हैं, पुरुष और स्त्री, तो अर्धनारीश्वर। तो पुरुष का रूप जो दिया गया है वो उसके अंदर क्या आता है? डिजायर्स, इच्छाएं। और स्त्री रूप है, फीमेल है उसके अंदर। तो इन दोनों को संतुलित रखना होता है। अगर आपने अपनी डिजायर्स को बहुत बढ़ा रखा है, तो ये आपने अपने मेल पार्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और फीमेल पार्ट को कम कर दिया। तो आपको मेल पार्ट का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा अगले जन्म में। वही कारण बनता है अगले बर्थ का, कि डिजायर्स और फीलिंग्स के बीच इम्बैलेंस जब होता है, तो उसको अनुभव को लेने के लिए, क्योंकि एक पार्ट को आपने महत्व नहीं दिया, तो वो महत्व देने के लिए फिर आपको उस तरीके का जन्म मिलता है। तो फीलिंग्स और डिजायर्स को फिर बैलेंस करने के लिए मौका मिलता है। तो इसलिए वो हमारा अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है, उसको हमको दोनों को बराबर से संतुलित करना होता है। कम से कम ये चीजें हो हमारे अंदर तो ये संतुलित होती हैं। लेकिन अगर ये बहुत बढ़ जाएं, फीलिंग्स का मतलब बहुत सारी हमारी भावनाएं, ये बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाती हैं, इमोशंस बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो फीमेल फैक्टर जो है बढ़ा हुआ है, तो उसको जो है बैलेंस नहीं करने के कारण फिर एक जन्म लेना पड़ता है। तो नए जन्म के कारणों में हमारा कार्मिक अकाउंट, हमारा जो फीलिंग्स और डिजायर्स का इम्बैलेंस, बढ़ी हुई डिजायर्स, बढ़ी हुई फीलिंग्स, ये सारे उसके कारण बनते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक्सेप्ट करना है, कि मुझे जो भी मैं लर्निंग के लिए यहाँ आया हूँ, जो सीखने के लिए आया हूँ, इस अर्थ स्कूल के अंदर मुझे जो अनुभव लेने हैं, वो इसी रूप में मुझे लेने थे, वही मेरा सोल प्लान था। इसलिए मेरे साथ जो कुछ भी घटना हो रही हैं, वो मेरे ही द्वारा, मेरे ही विचारों के द्वारा बनाई गई है। इसलिए मैं उनको स्वीकार करूं। तो जैसे हम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, हर परिस्थिति को सहज रूप में स्वीकार करने लगते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं, किसी तरह की कोई दोषारोपण नहीं, ब्लेम करते हैं ना हम किसी दूसरे को, उसकी वजह से ऐसा हुआ। हमारे परिवार में भी हम दिन भर ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। फिर हम अपने
जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, रिलेशन सर्किल, ऑफिस में जो लोग हैं, तो किसी ना किसी को किसी ना चीज, हर चीज के लिए ब्लेम करते रहते हैं। उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। लेकिन ये ब्लेम गेम जो है ना, ये इस बात को बताता है कि आप जो परिस्थितियां उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को नहीं मान रहे हैं कि ये जो कुछ आपके साथ हुआ था वो आपके अपने ही विचारों का परिणाम है। तो कोई भी चीज आपके साथ ऐसी नहीं हो सकती जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी। हर वो चीज जो आपके साथ हो रही है वो आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी है, आपका अपना क्रिएशन है। और उसको जब आपने बना लिया, अगर आपने वैसा कर लिया, तो फिर अब उसको स्वीकार करना ही आपकी एक तरह से लर्निंग है, शिक्षा है आप। और अल्टीमेटली ये सब क्यों? ताकि जो कॉन्शियसनेस है, हमारी हमारी जो चेतना है, उसका जो मूल उद्देश्य है वो है पूर्णता को प्राप्त करना। सभी तरह के अनुभवों से हम अपने आप को ये बताते हैं कि ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर एक ही कॉन्शियसनेस है और हम उसी कॉन्शियसनेस के अंश हैं। इसलिए अगर हम किसी दूसरी कॉन्शियसनेस को कोई हानि पहुंचाते हैं, कोई दुख पहुंचाते हैं, तो वो हमको अपने आप को ही दे रहे हैं। तो वो लर्निंग एक सभी कॉन्शियसनेस के लिए आवश्यक है कि ये एक ही चेतना है, एक ही चेतना के सारे अलग अलग हिस्से हैं। तो उन सभी को अपने अंदर महसूस करना, वो शिक्षा सोल लेना चाहती है। सोल को वो शिक्षा मिलनी चाहिए, कॉन्शियसनेस को वो शिक्षा मिलनी चाहिए जब वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। जैसे हम कहते हैं, जो संत होते हैं उनको हम देखते हैं कि उनकी बहुत फॉलोइंग होती है, उनके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ लगती है। तो ऐसा उनके अंदर क्या है कि जो इतना लोगों को वो प्रभावित कर पाते हैं? क्योंकि वो सबके अंदर खुद को देख रहे हैं। सारी सोल्स का इवोल्यूशन हो, सभी सोल्स का विकास हो, इस उद्देश्य से वो काम करते हैं। तो उनके साथ सभी लोग जुड़ जाते हैं। सकारात्मक सोच और चमत्कारिक सोच। तो जब सकारात्मक सोच चमत्कारिक सोच में बदलती है, तो वो पूरे समाज को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण देते हैं अपन कि सुभाष पत्री जी ने एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन शुरू किया, नौकरी करते थे। ध्यान को उन्होंने जाना, सीखा, ध्यान किया, और ध्यान से उनको जो मिला, तो यहां तक हुआ एक सकारात्मक विचार कि मुझे ध्यान करना है, ध्यान सीखना। इस सकारात्मक विचार के साथ जब वो काम करने लगे, डेडिकेटेडली जब उन्होंने ध्यान सीखा, ध्यान में गहरे उतरे, तो फिर एक चमत्कारिक विचार आया कि मुझे ये ध्यान सबको सिखाना है। तो उन्होंने एक एक व्यक्ति के पास जाकर उसको ध्यान बताया, ध्यान सिखाया। तो एक व्यक्ति से शुरू हुआ वो मूवमेंट आज कितना बड़ा मूवमेंट बन गया है। तो वो है चमत्कारिक विचार। एक साधारण विचार को चमत्कार में बदल देना, उसको इतने लोगों तक फैला देना। अगर खाली वो खुद अपना ध्यान सीखते, ध्यान करते, ध्यान से अपना इवोल्यूशन करते, तो ठीक है, वो एक सकारात्मक विचार था और उससे उनको लाभ होता, उनकी सोल की जर्नी पूरी होती कि इन्होंने ये सीखा, उनका सोल का इवोल्यूशन होता। लेकिन उस विचार को चमत्कारिक विचार में बदलना, और उस ध्यान को, यानी जो मुझे मिला है मैं सबको दूंगा, सबको बताऊंगा, तो इस तरीके से एक पूरा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट बन गया। कितनी जगह
पिरामिड्स बने, ध्यान के अंदर कितने लोग आए। आज अगर हम यहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, बात जो भी कर रहे हैं, विजडम शेयरिंग कर रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति से, एक ही विचार से कितना वो विचार मल्टीप्लाई हुआ, कितने ध्यानी बन गए, कितना आध्यात्मिक प्रसार हुआ, आध्यात्मिक अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस कितने लोगों तक पहुंची। वरना कहाँ ध्यान की बातें होती थी। आज से कुछ साल पहले तक ध्यान इतना पॉपुलर नहीं था, इतनी ज्यादा विजडम शेयरिंग नहीं होती थी। लेकिन जो जो भी उन्होंने बताया, वो सभी के लिए इतना ज्यादा जीवन परिवर्तन करने वाला साबित हुआ। तो इसलिए थॉट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि थॉट के अंदर एनर्जी होती है, और वो थॉट न केवल इस जन्म में, इस जीवन में हमको प्रभावित करता है, हमारे वातावरण को प्रभावित करता है, हमारे पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। क्योंकि जिन लोगों के कारण युद्ध हुए, जिन लोगों के ने बहुत से लोगों को की मृत्यु का कारण बने, वो भी एक थॉट ही था। तो थॉट के अंदर जो भी पावर होती है, वो डिस्ट्रक्टिव या मिरेकुलस दोनों रूप ले सकती है। या तो वो पूरी मानवता के लिए बहुत अ, सकारात्मक परिणाम लाने वाली होती है, या फिर वो पूरी मानवता को नष्ट करने वाली होती है। और फिर जहां नकारात्मक विचार, डिस्ट्रक्टिव विचार जब फैलते हैं, तो उनकी एनर्जी ब्रह्मांड में फैलती है, और इसीलिए भूकंप का आना, बाढ़ आना, यानी तूफान वगैरह आना, तो एक एक विनाश का जो एक अचानक वो आता है, मतलब विनाश का एक कारण बनता है, कोई भी आपदा आए, तो वो सब वहां की नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स का वो, क्योंकि वो ब्रह्मांड में जाता है, ब्रह्मांड वैसा का वैसा दे देता है। सकारात्मक और मिरेकुलस, चमत्कारिक विचार जब ब्रह्मांड में जाते हैं, तो ब्रह्मांड उसी ध्यान की ज्ञान को फैला देता है, तो ब्रह्मांड उसी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये इंडिविजुअल को भी प्रभावित करता है, थिंकिंग प्रोसेस, विचार की शक्ति स्वयं को भी प्रभावित करती है, और अपने वातावरण को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने दुनिया को, और पूरे ब्रह्मांड को धीरे धीरे, जैसे जैसे उस विचार की ऊर्जा बढ़ती जाती है, उस सब जगह वो फैलता जाता है। तो इसलिए हम अपने फिजिकल डेस्टिनी, यानी अपने शरीर को किस रूप में प्राप्त करते हैं, उसके अंदर क्या कमियां हैं, वो सभी चीजें वो हमारे अपने पिछले थॉट्स का परिणाम है। इसलिए उनको स्वीकार करना है, और अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में देखना है कि इस जीवन में, मैं इस पृथ्वी पर जो मैं आया हूं, तो मैं इन्हीं सब चीजों को सीखने के लिए आया, हर तरह के अनुभव को लेने के लिए आया। तो वो जब उस तरीके से सोचने का तरीका बदल जाएगा, जब हमारी थिंकिंग का, जो हमारा थिंकिंग का पैटर्न, क्योंकि थिंकिंग भी एक पैटर्न के हिसाब से चलती है, कि किसी व्यक्ति का थिंकिंग पैटर्न होता है सेल्फ ओरिएंटेड, मुझे फायदा किससे होगा, मुझे किस चीज में लाभ होगा, तो वो उसी तरीके से काम करते हैं। तो अपने थिंकिंग पैटर्न को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम वही चीज रिपीट करते रहेंगे, नए नए जन्म लेते रहेंगे, और वही चीजें फिर बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो यहाँ क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हो गया है। कल फिर हम कुछ और इसी विषय पे बात, अगर अभी आप कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते सर मैं ये पूछी थी, जो पिरामिड होते हैं उनको जैसे मुझे ध्यान लगाना हो तो उसकी जरूरत है लगाने की? हैं। पिरामिड में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ध्यान के,
अगर आप पिरामिड में बैठ के ध्यान करेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, 3 गुना ज़्यादा उतने ही समय में मिलती है। तो जरूरत का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और आप चाहते हो कि वो जल्दी दूर हो, तो पिरामिड में उसका फायदा जल्दी होता है। और अगर पिरामिड अवेलेबल है, पास में है, तो जाके वहां करेंगे तो अलग अनुभव होगा आपको, थोड़ा उसमें ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप पिरामिड का कैप मिलता है, वो पिरामिड कैप को अपने सर पे रख के ध्यान करेंगे तो भी वही बात है, उस समय सर भी मैं आप। दिल्ली मेरे यहाँ तो कोई पिरामिड का है नहीं, तो कैप वगैरह कहाँ से मिलेगी, थोड़ा बता सकते हैं आप? इसके बारे में मैं बता तो दूंगा, लेकिन मैं सुमित्रा जी को बता दूंगा, और आप उनसे ले लेना नंबर वगैरह, है ना, मैं पता करके। आजकल तो ऑनलाइन आ जाता है, मतलब आप ऑर्डर करेंगे तो वो ऑनलाइन भेज देंगे, तो वो मैं अच्छा, मतलब अभी। सेम ही होता है वो, चाहे ऑनलाइन मंगाओ चाहे कैसे भी मंगाओ? हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग अलग तरीके होते हैं। कोई आपके कॉपर का होता है, कोई इसका पेपर का होता है, कोई प्लास्टिक का होता है। ये अलग अलग होते हैं, तो उनकी अलग अलग कॉस्ट होती है। तो उनमें से आप कोई भी मंगा सकते हैं। तो वो आप देख लेना, वो मैं उनको बता दूंगा। तो आप उनसे सीधे बात करके, और वो बता देंगे आपको किसकी क्या कॉस्ट है, पोस्टेज का क्या खर्चा है वगैरह। तो मिल जाएगा आपको जैसे भी चाहोगे। घर के अंदर और भी चीजों पर आप पिरामिड रख सकते हो, है, अपने फ्रूट्स के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, उनको उनको उसके पिरामिड के नीचे रखो। नहीं तो सर फिर ये भी कोई होता है कि ये वाला पिरामिड जो मतलब कि रेट वाइज जो महंगा वगैरह वो ज्यादा अच्छा वो नहीं, रिजल्ट ऐसा देगा? ऐसा नहीं होता। वो तो जिस एंगल पे वो पिरामिड बना है, वो चाहे कागज का हो, चाहे गत्ते का हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे किसका हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो सिर्फ इस तरह का होता है कि अलग अलग वो बनाते हैं लोग। आयरन, लोहे का भी बनता है, प्लास्टिक का भी बनता है, कॉपर का भी बनता आ है। जाओ, 11 बज गए, नीचे आ जाओ। सभी सभी अलग अलग नहीं, उसके आ बनते, जाओ, पर इधर से बात एनर्जी, करो मेरी। एनर्जी का ऐसा उसमें कोई वो 11 नहीं है। बज गए हैं। तो वो आप, अभी 10 मिनट लगेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा भी ले लो आप बना भी सकते हो, अपने घर पे भी बना सकते हो। मतलब महंगे सस्ते से कोई वो ऐसा नहीं है मतलब? नहीं 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 नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये कि क्या होता है कि ऊपर एक क्रिस्टल लगाया जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कोई क्रिस्टल लगा के दिया है, तो वो क्रिस्टल महंगा सस्ता होता अच्छा। है ना। उसका जो टॉप होता है ना, हम्म। उसके ऊपर एक क्रिस्टल लगाते हैं। तो वो कौन सा है, क्या है, वो अलग अलग होते हैं। वो थोड़ा सा पूछना पड़ेगा कि भाई वो नहीं भी लगाते हैं क्रिस्टल, जो कागज के इसके बनते हैं, प्लास्टिक वगैरह के, उस पर नहीं भी लगाते हैं तो भी वो काम चल जाता है। पर और ज्यादा उसको वो करने के लिए ऊपर कोई क्रिस्टल लगाते हैं, तो वो उनसे बात करने से पता लगेगा। और ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बने हुए होते हैं जमीन पे, जैसे कभी कोई बेंगलोर आप में से जाए तो बेंगलोर जाके आप, बहुत बड़ा पिरामिड है वहाँ, जरूर होके आना चाहिए। तो वहाँ की अलग एनर्जी होती है, वहाँ की ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई होती है। बच्चों के लिए खास तौर से आपको एक पिरामिड रखना चाहिए। बच्चा पढ़ने से पहले कम से कम 15 मिनट पिरामिड सर पे रख के बैठा रहे, आंख बंद करके, और फिर पढ़ाई शुरू करे। फिर पिरामिड हटा दे, भले ही पढ़ते वक्त हटा, रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे उसकी एनर्जी जो होती है ना बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच एक तरह से ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। तो इसलिए बच्चों के लिए अच्छा है, और ध्यान के लिए अच्छा है। और कोई है क्या, विजय विजय, कोई हैंड राइज है क्या? विजय उपाध्याय जी, कुछ कहना है क्या? विजय उपाध्याय जी, कोई प्रश्न है क्या आपका? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि ध्यान की अवस्था के दौरान मुझे आनंद और परम आनंद की अनुभूति हुई। और जी जी अभी भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं ऊपर की ओर उठ रहा हूँ, जी कोई विशेष एनर्जी के माध्यम से। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को।
जी 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 ये अनुभव शेयर करना चाहता था आपको। जी जी, बहुत अच्छी और बात। इस क्लास को अटेंड करने के बाद, आज मैंने पहली बार किया, जी, तो मुझे बड़ी दिव्य अनुभूति हो रही। अच्छा पहली बार आए हो आप? अच्छा, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहली बार, बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। पहली बार में और ही आपके आप। मुखाग्रबिंद से जो भी सुना, वो बहुत सारगर्भित और बहुत ही सटीक, और गागर में सागर भर दिया हो जैसे। जी, बहुत ही अच्छा लगा जी। ठीक है, तो ये आप प्रणाम आपको, प्रणाम। सर आप बहुत अच्छा कराते हो सर, लाजवाब। ध्यान, ध्यान के नमस्ते बारे में। सर। जी नमस्ते। आप ध्यान के बारे में सर, ध्यान के बारे में आप बोलिए सर। जी जी जी, थैंक यू। हाँ, कौन बोल रहे हैं? ध्यान हाँ, नीतू जी। एकदम मेडिटेशन इतना हम्म, अच्छा ना कि गजब। जी जी। सर आप बोल रहे थे कि अपने कर्मा हम्म अपन कर्मा की झोली लेके, चाहे कि बैगेज लेके आते हैं। हम्म फिर अपन जब यहाँ आते हैं तो अपन डाइवर्ट हो जाते हैं, और हम्म फिर अपन और एक कर्मा का वो बना लेते बैगेज। तो हम्म। सर अपन को कैसे याद रहेगा कि मेरा कर्मा ऐसा था, या ऐसा कुछ हो कि हम उसी रास्ते पे चले, उसके लिए अपन कुछ करें, या फिर कोई मेमोरी कुछ रहे, या कुछ ऐसा कुछ है? जो कुछ भी हम बातें कर रहे हैं ना, वही हाँ। आपकी वही सोचने के तरीके को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। जैसे धागे उलझे हुए होते हैं ना, तो उनको हम सुलझाते हैं, जब वो सुलझ जाते हैं तो फिर वो सीधे हो जाते हैं। तो राइट। हमारे विचार उलझे हुए हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं अपने इस जीवन के साथ जो परिस्थितियां आ रही हैं, उनके साथ उलझ जाते हैं, उनके अंदर असंतुष्ट हो जाते हैं, क्रोध आता है। तो करुणा, दया, क्षमा, अहिंसा, सार्वभौमिक प्रेम, हर चीज के प्रति प्रेम, चाहे वो पौधा है, चाहे पक्षी है, चाहे कोई जीव है, दूसरा कोई व्यक्ति है, हर एक के प्रति अपने मन में करुणा का भाव हो कि वो भी मेरा ही अंश है, मैं एक बड़ी शक्ति का अंश हूं और वो भी उसी का अंश है। तो ये जितनी भी ब्रह्मांड की जितनी भी रचनाएं हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, वनस्पति जगत है, खनिज जगत है, मानव जगत है, प्राणी जगत है, ये सब के अंदर एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही चीज है। कॉन्शियसनेस का विकास जब होता है तो वो आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, यानी वनस्पति जगत से प्राणी जगत में आते हैं, प्राणी जगत से मानव जगत में आते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन है, ये हमारी चेतना का इवोल्यूशन है। तो हम जब मानव साम्राज्य में आ गए, हमने ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी चेतना का विकास इतना हो चुका है कि हमको सर्वोत्तम जो स्थिति है, मानव शरीर, ये मिल गया है। लेकिन इस मानव शरीर के साथ अब हमको बुद्धिमत्ता के साथ इसको हैंडल करना है, ताकि हम और ऊपर की स्थिति में जाएं। इसके ऊपर की स्थिति क्या होती है? दिव्यता। दिव्यता को ही देवता बोलते हैं, यानी हमारे अंदर ही दिव्य विचार आ जाएं। चमत्कारिक विचार का मतलब दिव्यता आ जाए। दिव्य का मतलब जिसमें किसी दूसरे के लिए कोई खराब बात नहीं हो, हर एक के प्रति प्रेम हो, हर एक के लिए कुछ करने का हमारे मन में भाव हो। और इस प्रकार से हम उस दिव्यता को जब प्राप्त करते हैं तो मानव से अगली जो स्टेज है वो देवता है। और देवता शब्द कहने में आपको लगेगा कि ये देवता भी हम बन सकते हैं क्या? देवता का मतलब है दिव्यता का भाव, दिव्य विचार। दिव्य विचार कैसे होंगे? जो इस सांसारिक विचारों से ऊपर उठ के। तो हमको अपने अंदर ये सोचना है कि कितना क्रोध है मेरे अंदर, उसको कम करूं, कितनी घृणा है मेरे अंदर, उसको कम करूं, कितना मद है मेरे अंदर, उसको मैं कम करूं। तो जितना आप इन विचारों को अपने अंदर, यानी विचार के ऊपर भी विचार करना है,
कि जो विचार मेरे अंदर आया है ये क्यों आया है, इसका आधार क्या है। क्या ये मेरी किसी घृणा के कारण आया है, क्या ये मैं किसी क्रोध के कारण आया है, क्या ये मेरे अहंकार के कारण आया है, क्या मैं ये विचार किसी ईर्ष्या के कारण आया है। तो उसका बीज ढूंढना है, हर विचार के बीज को ढूंढना है, इस विचार का बीज कहाँ है, और फिर उस पर काम करना है, उसको निकालना है। तो जब हमारे अंदर से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, हिंसा ये निकल जाएंगे तो समझिए कि दिव्यता की तरफ हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। वरना ये सारे सांसारिक भाव हैं, यानी कि फीलिंग्स हैं, ये सारे इमोशंस जो हैं ये सांसारिक हैं। इनसे ऊपर उठना ही दिव्यता है, देवता बनना है। तो फिर हमको ये समझना है कि मैंने जो भी किया या जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे लाभ हुआ और दूसरे को हानि हुई, या मुझे भले ही हानि हुई लेकिन दूसरे को लाभ हुआ। तो मैं जो भी काम करूं उससे किसी को हानि कम से कम ना हो, कोई नुकसान ना हो, किसी की भावना आहत ना हो, किसी को चोट ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। इस तरीके से संभल कर अपने विचारों को हैंडल करना है। वरना हम अपनी वाणी से, मन से और इंद्रियों से जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म इस तरह के हों कि उसके अंदर आहत ना हो दूसरा व्यक्ति। तो अपने विचारों को इस तरीके से जब हम मैनेज करेंगे, जब उनका एनालिसिस करेंगे कि मेरे अंदर मैं हूं क्या, शांति से बैठ के अपने पूरे व्यक्तित्व के ऊपर विचार करना चाहिए कि मैं क्या, मुझे शिक्षा मिली है, क्या मेरे संस्कार हैं, कितना मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ, कितना अपने बारे में सोचता हूँ, कितना मेरे अंदर स्वार्थ है, कितना परमार्थ है। तो जब तक हम अपने एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक हम हमेशा दूसरों का एनालिसिस करते हैं। हम दूसरों के बारे में तो बहुत जानते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, पर हम कभी अपना एनालिसिस नहीं करते हैं, अपने विश्लेषण के ऊपर कभी हम समय नहीं लगाते हैं। तो इसलिए जब, और उससे क्या होता है, जितना हम दूसरे के ऊपर समय लगाते हैं, दूसरे के चर्चा करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारी जो सोल है वो नीचे की तरफ जाती है, अधोगति और ऊर्ध्वगति। ऊर्ध्वगति मतलब जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, और अधोगति मीन्स जब विचार खराब होंगे, दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे का एनालिसिस करना, दूसरे में कमियां निकालना। तो ये जो उसी कॉन्शियसनेस का एक अंग है, उसकी आप बुराई कर रहे हैं, उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको आएगा, यानी वो विचार पलट के आपके पास आएगा, वो बुराइयां आपके अंदर आएगी जो आप दूसरे के अंदर ढूंढ रहे हैं या दूसरे के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए एक सरल सा तरीका है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ज्यादा उसका एनालिसिस ना करें। जो जैसा है वो अपनी डेस्टिनी के हिसाब से वैसा है, उसकी डेस्टिनी ने उसको वैसा बनाया है। आप उसको दोषारोपण करके या उसमें दोष निकालकर आप वो दोष अपने अंदर ला रहे हो, क्योंकि वो तो वैसा। बट सर, बच्चों के अपने जो बच्चे होते हैं उनके इसमें तो अपन उसको ठीक करने के लिए इतना कभी नेगेटिव बोलते हैं या कभी गुस्सा भी करते हैं, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया फिर सर। नहीं नहीं नहीं, वो बच्चों को वो तो आपकी ड्यूटी है, वो तो आपका धर्म है। वो ड्यूटी को पूरी तरह से निभाना। बच्चे को देखिए क्या होता है, किसी भी काम को करने के पीछे जो भावना है ना, विचार के पीछे भाव क्या है, वो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी है, वो देखी जाएगी। क्योंकि जो हमारा यूनिवर्सल माइंड है ना, जो ब्रह्मांडीय जो मन है, माइंड है, वो इतना स्पष्ट है, इतना पावरफुल है, इतना क्लियर है कि वो आपके अंदर तक जाके वो सब चीजें ले लेता है।
यानी वो आपके भाव को समझ जाता है कि इसने ये क्यों किया। तो आपका अकर्म, विकर्म और सकर्म, तीन तरह से हम कर्म करते हैं। तो उनकी कैटेगराइज करना वो ब्रह्मांडीय माइंड का काम है, वो यूनिवर्सल माइंड का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमको तो सिर्फ करना है। तो अकर्म, विकर्म और सकर्म। अकर्म मीन्स ऐसा काम जो नेटवर्क चला गया सर आपका। नहीं सर, आपका आवाज बराबर है, उनका कुछ इशू हुआ होगा शायद। नेटवर्क आ गया सर, आवाज नहीं आ रही। नहीं, मेरी तो जैसा बता रही हैं वो आ रही आवाज आ रही है मास्टर, बराबर आ रही है। हाँ हाँ हाँ, मैम आपका कुछ इशू हो रहा होगा। तो क्या होता है कि तीन तरह से कर्म हम करते हैं। तो आप बच्चे के लिए जो कर रहे हैं वो कर्म इस तरह का है कि वो दूसरे के अच्छे के लिए कर रहे हैं। आप किसी भी रूप में उस बच्चे के साथ कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। हाँ, अगर अति कर रहे हैं, जैसे किसी बच्चे के प्रति आप इतना ज्यादा क्रोध में रहते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, आप उसको जैसे पीड़ित कर रहे हैं, उसको सता रहे हैं कि वो ये करे वो करे, तो उसको जितना, क्योंकि उसकी अपनी सोल का एक प्लान है, उसकी अपनी डेस्टिनी है, वो अपनी डेस्टिनी के हिसाब से काम करेगा। कोई बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं। कुछ के साथ कितना भी आप कर लो, उनके नंबर नहीं आते। तो अब जो बच्चा सही परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर आप उसको कितना भी वो करेंगे तो एक्चुअली आप उसके सोल प्लान में डिस्टरबेंस कर रहे हैं। यानी जो उसका हो सकता है कि वो बड़ा होके कुछ भी ऐसा काम कर सकता है जिसमें पढ़ाई जरूरी ना हो। तो हमको उसके सोल प्लान के हिसाब से उसको समझना चाहिए कि इसकी वीकनेसेस क्या हैं। क्या ये यानी वो लापरवाही की वजह से वो अगर वो कर रहा है तो उसको उस लाइन पे लाना चाहिए कि वो केयरलेस ना रहे। लेकिन अगर वो कोशिश करके भी अगर कुछ नहीं वो कर पा रहा है तो फिर उसके साथ हमको कोऑपरेट करना चाहिए कि वो उसकी सोल का प्लान यही है। तो सभी सोल्स जो हैं, सभी कॉन्शियसनेस जो हैं, ये सब अपनी अपनी यात्रा पे हैं और उन सब का पीछे एक बैकग्राउंड है, उन सब की एक डेस्टिनी है जो पहले वो तैयार करके आए हैं। वो उनके थॉट्स ने, उनके थिंकिंग के पैटर्न ने वो डेस्टिनी तैयार करी। उसके अनुभव क्या उनको लेने हैं, उसकी सोल ने प्लान तैयार किया है। अगर उसको कुछ बनना है तो वो उसी रास्ते से चलेगा तो ही वो वैसा बनेगा। उसको आगे चल के क्या बनना है, वो उसको उसकी डेस्टिनी वैसा ही गाइड करेगी। तो हम उसके अंदर एक सीमा तक ही उसको वो करें, उससे ज्यादा ना करें। उसकी अपनी नेचुरल जो ग्रोथ है उसको होने दें। पर हाँ, अगर किसी बच्चे को किसी गलत दूसरे बच्चे के साथ दोस्ती के कारण वहां से वो कुछ गलत आदतें सीख रहा है, कुछ ऐसे काम कर रहा है, तो उनको करेक्ट करना तो हमारा ड्यूटी है। पर अननेसेसरी किसी के ऊपर कोई हमारी योजना लादना कि तुमको ये पढ़ना है, वो बनना है, ऐसा बनना है, तो थोड़ा उसके विचार के हिसाब से हमको काम करना चाहिए। सर बेसिक बात है कि अपन को नेगेटिविटी को कम करना है, राइट? हाँ, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको कम, उस ऊर्जा को ऊर्जा नहीं देना है, ताकि वो नेगेटिविटी कम हो जाए और अपनी अच्छी वाली चीज ऊपर आए। 4 तरह के विचार हुए ना, विध्वंसक, डिस्ट्रक्टिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर मिरेकुलस। तो इन 4 तरह के विचारों को आपको ये देखना है कि मेरे अंदर कौन सा विचार कितना है। तो पूरी तरह से हम पॉजिटिव और मिरेकुलस विचार लेकर रहें वो पॉसिबल नहीं होता है। हमारे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी होती है, पर उस नेगेटिव थॉट को ऊर्जा नहीं देना है, उस नेगेटिव थॉट को ज्यादा सपोर्ट नहीं करना है। जैसे किसी के प्रति गुस्सा है या घृणा है या ईर्ष्या है, तो ये नेगेटिव थॉट है। तो इसको कोशिश करनी है कि उसको हम अपने अंदर से निकालें, उस व्यक्ति के बारे में ना सोचें। चाहे उसने हमारे साथ कोई धोखा किया है इसलिए कोई गुस्सा है, कोई
प्रतिशोध लेने की भावना है कि बदला लेना है उससे, तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको आपको ऊर्जा नहीं देनी है, उसको बाहर निकालना है। क्योंकि आपने उस व्यक्ति के साथ एक सोल कनेक्ट कर लिया, एक सोल कनेक्शन कर लिया, आपकी सोल हमेशा उस व्यक्ति का नाम याद आते ही नेगेटिव ऊर्जा लेने लग जाएगी। तो इसलिए जितना उसको बाहर निकालेंगे, अपने अंदर से बाहर निकालेंगे, और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक सोल फैमिली होती है, जो अलग अलग जन्मों में वो सोल फैमिली हमारे साथ चलती है। इस जन्म में अगर वो हमारे साथ कुछ रूप में था, अगले जन्म में वो दूसरे रूप में हमारे साथ आ जाएगा, और यहाँ हमने उसके साथ जो किया वो वैसा हमारे साथ वहां करेगा। तो अगर हमने किसी को अपने साथ बांध लिया, सोल फैमिली में उसको ले लिया, और उसके प्रति नेगेटिव थॉट है, तो ये हमको बाद में ये हमारे अंदर आएगा और किसी न किसी रूप में वो हमको परेशान करेगा, वो नेगेटिव थॉट। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि आपकी डेस्टिनी और आपकी थिंकिंग ये दोनों मिले हुए हैं। डेस्टिनी क्या है? आपके आने वाले जन्म की स्क्रिप्ट, ब्लूप्रिंट आप तैयार कर रहे हैं अपने आगे आने वाले जीवन का। एक बिल्डिंग जो तैयार होने वाली है, उसके आप पूरा ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, क्या होगा, कितनी बड़ी होगी, कैसी होगी, और वो सारी थिंकिंग पैटर्न के आधार पर वो ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। तो वहां अच्छे से अच्छी बिल्डिंग बने, उसके लिए नेगेटिव जितना भी है उसको बाहर निकालना है, पॉजिटिव रहना है। और अगर कोई पॉजिटिव विचार मन में आया तो उसको सबके साथ शेयर करना है, बांटना है। तो जितना आप सकारात्मक विचार को चमत्कारिक विचार में बदलने की सोचेंगे, उतना ही आपके सोल का इवोल्यूशन, आपकी कॉन्शियसनेस का विस्तार जो है उतना ही ज्यादा होता जाएगा। और वही उद्देश्य है जीवन का लक्ष्य, इस संसार के चीजों को इकट्ठा करना, इस संसार के सुखों को प्राप्त करना, इस शरीर को लग्जरी देना, इस शरीर को सजाना, इस शरीर को कंफर्ट में देना, बड़े बड़े गद्दों पे सुलाना, ये सारा भटकाव है, भ्रम है। हम मूल उद्देश्य से भटक गए। हम जो सोच कर आए थे, ये शरीर तो सिर्फ एक साधन था, लेकिन इस साधन को ही हमने सारा जीवन दे दिया कि इसको किस तरीके से सुख मिले, जबकि सुख जैसा कुछ होता ही नहीं। हर सुख के साथ कोई दुख होता है, और हर दुख के साथ कोई ना कोई सुख छुपा होता है। तो ये जो प्रकृति का जो एक सिस्टम है, इसको समझना है कि प्रकृति जो है ना तो किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, प्रकृति सिर्फ एक ही काम करती है, वो है न्याय। और वो न्याय क्या मीन्स? आप ही का किया हुआ आप ही को वापस लौटाती है। तो आप अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो आप अपने आप को ही दे रहे हैं, है ना? बैंक में जाके आपने जैसे पैसा जमा किया तो वो आप ही के खाते में जमा हो रहा है, आपने दिया तो बैंक को है, लेकिन एक दिन वो बड़ा होके, यानी कि ज्यादा होके वो आपको ही मिलने वाला है। अगर आपने बैंक से लोन लिया और उसको चुकाया नहीं, तो वो बड़ा होके आपको ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तो डिपॉजिट और लोन दोनों आपको ही देने हैं। आपको डिपॉजिट किया है तो ब्याज के साथ, यानी अच्छे कर्म किए हैं तो ब्याज के साथ मिलेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बुरे कर्म है तो वो हमारा ओवरड्राफ्ट है, उसको विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो थिंकिंग और डेस्टिनी का ये हमारा आज का था, और ये कल भी वेलकम। तो हम थोड़ा इसके बारे में कल भी बात कर लेंगे। आज हम काफी ये सतपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नहीं आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा सहयोग देने के लिए। कल भी आप ही का सेशन है सतपाल जी। हाँ हम इसी विषय पे सभी को राधे राधे। आज सोचे सतपाल जी के लिए मैं ताली जरूर बजाऊंगा। जी क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, सब आ रही है। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी बातों में आज बड़ा मजा आया। मैं 2-3 दिन बाद आया हूँ, लेकिन
बहुत ही अच्छा लगा। और जो आपने बताया कि प्रकृति जैसा आप सोचते हैं प्रकृति आपको उसी तरफ ले जाती है। मैं खुद एक इसका उदाहरण बैठा हूँ जी मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है जो प्रकृति जो क्या मेरा सोच होती गई, मैं प्रकृति मुझे उसी तरफ ले जाती रही जी और इतना ले गई कि मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था। 6 जुलाई 2020 को मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि जो मैं सहन नहीं कर पाया और मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। जी मास्टर, ये कल का हमारा सेशन होगा, इंटरेक्शन वाला होगा और ये कल एक्सपीरियंस शेयरिंग का भी रहेगा। तो आप जो ये एक्सपीरियंस आज शेयर कर रही हैं ये प्लीज कल शेयर कीजिएगा, कल जरूर जुड़िएगा आप। जैसे आपके आदेश। नहीं, मैं आदेश नहीं दे सकती आपको, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि कल हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग का है ना। आपसे आप जो एक्सपीरियंस बताएंगे अपना, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं इसलिए बता रहा था कि बात चल रही थी, सर ने एक बात कही थी। चलिए आप पूरी कीजिए। ठीक है। नहीं, मैंने तो इसलिए बोला कि अच्छा लगेगा सबका एक्सपीरियंस शेयरिंग का एक डे है, क्योंकि एक बात आई है और मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। नहीं आप जी बताइए। जी जी, ठीक 5 है, मिनट हम 5 तो जी अगर कहेंगे तो मैं कल भी शेयर करूंगा इस अवश्य। ठीक है, आप बता दीजिए। आ गई बीच में बात। जी जरूर। तो मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई और मैं ये सोचने लगा था कि मैं जी क्यों रहा हूं। अच्छा। हर वक्त यही सोचता रहता था। एक समय ऐसा आया, अक्टूबर 2021 में मुझे थोड़ी सी फीवर हुआ, मेरी प्लेटलेट्स डाउन हुई और इतनी डाउन हुई कि 15,000 पर पहुंच गई। खैर वो बढ़ गई, लेकिन उसके बाद जो है पेट में दर्द और ये सब कुछ हुआ और मैं इतना बेचैन हुआ उसमें कि 1 चम्मच पानी भी मेरे लिए मौत हो रही थी, मैं वो पी नहीं पा रहा था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, और उस वक्त जो है करीब 1.5-2 लाख रुपए मेरे पे खर्च हुआ 10 दिन के अंदर। मैं 6 महीने बिस्तर पर रहा। लेकिन मैं कहने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैं ये सोचता था कि मैं जी क्यों रहा हूं। तो मेरे जीवन ने, मेरी प्रकृति ने मुझे उस तरफ धकेल दिया कि तेरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, तो अपने आप नहीं करेगा तो प्रकृति खत्म कर देगी। तो आपका जो ये कहना था कि आप जैसा सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा और प्रकृति आपके साथ करेगी, मैं खुद इस चीज को भुगते बैठा। बहुत मुश्किल से मेरी जान बची थी और डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि इसका बचना मुश्किल है। खैर उसके बाद मेरे विचार बदले, आज मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, आज आपके सामने बिल्कुल ठीक बैठा हुआ हूँ। कहने का उद्देश्य केवल इतना, जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। बस बिल्कुल खुद उसके उदाहरण है और यही हमारा ये टॉपिक चल रहा है कल से। जी मैं इसीलिए आपको बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि मैं सबको बता सकूं कि अगर आपका एक उदाहरण, क्योंकि आप इस बात को ले रहे थे लेकिन लोग बात उदाहरण नहीं समझ पा रहे थे, मैं खुद उदाहरण बैठा। आप कहेंगे ना मैं कल इस बात को शेयर कर सकता हूँ, आप बता भी सकते हैं, लेकिन ये मैंने देखा है अपने ऊपर खुद अपनी जीवन में। आपका समय लिया उसके लिए धन्यवाद। नहीं आपका धन्यवाद, आपने शेयर की। कोई भी अगर किसी के साथ भी ऐसे अनुभव हो तो जरूर शेयर करें क्योंकि ये सभी जो हम विजडम शेयरिंग है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। किताबी ज्ञान व्यावहारिक जीवन में किस तरह से अप्लाई हो रहा है उसका ये उदाहरण है कि खाली ये बातें नहीं है, ये वास्तविकता है। उसको जब हम, क्या होता है कि अक्सर हम किताबी ज्ञान कह के उसको छोड़ देते पीछे कि ये तो बातें हैं, इससे क्या होता है, जीवन तो ऐसे चलेगा, है ना। हम जीवन की प्रायोरिटीज को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। जो हमने सोच लिया, हमारा जो भला तो इसी में है ना। तो विजडम को, ज्ञान को जब तक अप्लाई ना करें तो वो बिल्कुल उस तरह है कि आपने एक महंगा साबुन खरीद लिया लेकिन उसको जेब में लेके घूम रहे। उससे जब तक आप यूज नहीं करेंगे, जब तक नहाएंगे नहीं, तब तक वो बेकार है। तो इसलिए बहुत अच्छा आपने ये बताया है कि जीवन में प्रैक्टिकली आपने वो चीजें देखी हैं। तो और भी हम कल इस पे विषय पे बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी शुभ रात्रि। थैंक यू सतपाल जी।
थैंक यू थैंक यू सर, शुभ रात्रि।